गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी जो कक्षा 9th उसमें यानी इतिहास का ये जो चैप्टर चल रहा है अपना, यानी वन्य समाज और यानी उपनिवेश। उपनिवेश यहाँ पर कहने का मतलब कि उपनिवेशवाद यानी उपनिवेश जैसे भारत है वो अंग्रेजों का उपनिवेश है, जावा इंडोनेशिया, ठीक है, वो डचों का उपनिवेश था। ठीक है, तो हम जो पिछली क्लास थी उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जावा के लोगों ने, इंडोनेशिया के लोगों ने, जहाँ इंडोनेशिया में जावा एक है, वहाँ के लोगों ने किस प्रकार से उनका यानी इस उपनिवेशवाद का विरोध किया, डचों का विरोध किया, क्योंकि वहाँ के आदिवासी लोगों को भी भारतीय आदिवासी लोगों की तरह ही अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े। तो इसी में देखो यानी जिस प्रकार से भारतीय यानी जैसे आदिवासियों में जैसे प्रमुख नेता बिरसा मुंडा, ठीक है, छोटा नागपुर से, और जैसे सिद्धू और कान्हू, इन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है यानी एक चुनौती दी गई है, यानी सामिन की चुनौती। किसकी? यानी सामिन की चुनौती। सन 1890 के आसपास, यानी यहाँ पे सामिन कौन है? ये अंग्रेजों को यानी विरोध करने वाला, अंग्रेजों का विरोध करने वाला है यानी सामिन, जो एक आदिवासी है। ठीक है, 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में, किसके जंगल? सागौन। सागौन का मतलब सागवान के जंगल, ठीक है, उसमें स्थित यानी रांदू ब्लांगतु गांव के निवासी सुरोंतको सामीन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया कि आपके किस हक से ये आपके जंगल हैं। डचों को यानी उनसे सवाल करना प्रारंभ कर दिया। उसका तर्क था कि चूंकि हवा है, पानी है, जमीन है और लकड़ी है, ये राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उनका अधिकार नहीं हो सकता, कि ये राज्य की बनाई हुई चीज नहीं है, इसलिए उन पर अधिकार नहीं इनका हो सकता है। जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया और इस आंदोलन को संगठित करने वाले में सामिन का दामाद भी सक्रिय था। सामिन का दामाद भी 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। समझ गए? डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामिनवादी यानी जो सामिन को मानने वाले, सामिन की विचारधारा को मानने वाले, वो सामिनवाद कहलाए। तो सामिनवादी यानी 3000 1907 तक के यानी 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। और डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामिनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध यानी किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब देखिए कि ये हम पढ़ चुके हैं, कहने का मतलब अब देखिए यहाँ पर ये जो मानचित्र आपको दिख रहा है, इसमें देखो ये आपका सुमात्रा है, ठीक है, यहाँ ये आपका जावा है, ठीक है, यहाँ पर डचों ने अपना अधिकार रखा है। किसका रखा है? ये दक्षिण चीन सागर है, ठीक है, ये बोर्निया है, ठीक है, ये मलाया है, ये सिंगापुर यानी कोलालमपुर जिसकी राजधानी है। डच ईस्ट इंडीज यानी 1930 में यूरोपीय आबादी कितनी? 2,40,000, जो 1% से कम थी। 1930 में यूरोपीय आबादी कितनी थी? 1% से कम है, 2,40,000। चीन 1930 में 12 लाख, कितनी? 12 लाख था, 2%। रबड़ और चीन के इलाके ज्यादातर डच स्वामित्व में थे। देखो ध्यान देना, रबड़ यानी रबड़ और चीन के इलाके ज्यादातर किसके इलाकों में थे? डचों के अधिकार में थे। ओके, अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया के ज्यादातर जंगल सुमात्रा, काली यानी मानतान व पश्चिमी इरियान में स्थित है। जावा ही एक जगह जहां डचों ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की थी। यहाँ पर डचों ने यानी वैज्ञानिक वानिकी, एक ऐसी जगह देखो यहाँ पर शुरुआत की थी, यानी यह द्वीप जो अब चावल उत्पादन के लिए मशहूर है, ठीक है, किसके लिए? चावल उत्पादन करने के लिए मशहूर है ये अब जो द्वीप, समझ गए? कभी सोगान के यहाँ पर जंगल हुआ करते थे। कहाँ पर? इस क्षेत्र में क्या हुआ करते थे? यानी सोगान के जंगल यहाँ पर यानी हुआ करते थे, जो आजकल चावल के लिए प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत कहाँ से की? डचों ने जावा से ही शुरुआत की। अब देखो युद्ध और वन विनाश।
पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। पहला विश्व युद्ध बोले तो 1914 से 1918, दूसरा विश्व युद्ध बोले तो 1939 से 1945। यानी पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम जो चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके और वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे, बहुत अधिक मात्रा में पेड़ों को विनाश किया। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति, यानी भस्म करके वहां से भागो, ठीक है, उस नीति अपनाई। यानी स्क्रोच्ड अर्थ पॉलिसी जिसे बोलते हैं, भस्म करके और भागने की नीति, भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सोगान के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लगे पाए, क्योंकि सुमात्रा पे जापानियों का अधिकार होने वाला था उस युद्ध में। तो इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि वो सामग्री उनको हाथ न लग जाए, इसलिए वहां पर उन्होंने क्या किया, उस पूरी सामग्री को यानी जला दिया। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग यहां पर युद्ध है बेटा। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की तरह यहां भी यानी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह है और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच क्या हुआ, टकराव पैदा हुआ। ठीक है, कि हिंदुस्तान की तरह यहां पर भी टकराव हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह, समझ गए, अधिक लोग यानी खेती के प्रति चाहती थी, और जमीन को नियंत्रित करना और लोगों को उनसे बाहर रखना, तो वन विभाग उन लोगों को बाहर रखना चाहता था, तो उनके बीच में टकराव होना स्वाभाविक ही था। ये देखो, इंडियन यानी आपका म्यूनिशंस बोर्ड सुले पेगोडा पर एकत्रित जहाजों के लादने के तैयार वार टिम्बर स्लीपर। देखो यहाँ पर स्लीपर दिख रहे हैं, जो ढेर दिख रहे हैं आपको, ये स्लीपरों के ढेर दिख रहे हैं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र कौन से थे? अगर आपने पढ़े हैं पीछे जो फ्रांस की क्रांति पड़ी है, या हमने पीछे जो जर्मनी का यानी नाथसीवाद वाला पार्ट हो, उसमें मित्र राष्ट्र थे, यानी इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, रूस और फिर अमेरिका, ये मित्र राष्ट्रों की यानी श्रेणी में आते थे। तो यानी पहले और दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र शायद इतना सफल नहीं होते यदि वे अपने उपनिवेशों की संपदाओं और व्यक्तियों का ऐसा दोहन करने में सक्षम न होते। बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि उनके पास काफी संसाधन थे, समझ गए। पहले विश्व यानी अंग्रेज जो मित्र राष्ट्र थे, उन सब के क्या थे, लगभग उपनिवेश थे। इसलिए उन्होंने अपने उपनिवेश का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया युद्धों में, इसलिए वो युद्ध में सफल हुए। दोनों विश्व युद्धों का हिंदुस्तान, इंडोनेशिया व दूसरी जगहों के वनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, क्योंकि वनों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। वनों को जला दिया गया, कार्य योजनाओं को स्थगित कर दिया गया, और वन विभाग ने युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए जमकर पेड़ों की कटाई की। अब देखिए, यानी वानिकी में नए बदलाव, ठीक है, यानी वानिकी में नए बदलाव देखिए कि 80 के दशक में एशिया और अफ्रीका की सरकारों को, एशिया और अफ्रीका दोनों की सरकारों को समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगल से बाहर रखने की जो नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। ये दोनों सरकारों को समझ में आ गया था। किसको? यानी एशिया और अफ्रीका की सरकारों को। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया, कि वनों को बचाओ, वनों का संरक्षण कीजिए, ये ज्यादा उनका लक्ष्य बन गया, इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, ठीक है, वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी, यानी वन में रहने वाले लोगों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना
देवराकुंड, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इसकी रक्षा की। यानी ग्रामीणों ने यानी कान, राई, देवराकुंडू, सरना आदि यानी पवित्र बगीचा, इनको पवित्र बगीचा समझा। इस प्रकार से ये वन बच पाए। ठीक है। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे। यानी अपने जंगलों की चौकसी यानी वन रक्षक सरकार के बदले नहीं, सरकार के भरोसे नहीं, अपने खुद के वन रक्षक लगा दिए। समझ गए? उनकी यानी सुरक्षा करने लगे। इनमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंध की यानी जो वन प्रबंध के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं। अब देखो यहां पर ये जो चित्र है ये डच औपनिवेशिक शासन के अधीन रेमबेग में लट्ठों का गोदाम है। किसका गोदाम है? लट्ठों का। देखो ये लट्ठ है, इसमें कोरे, एक लट्ठों का गोदाम दिखाया गया है इसमें। ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे तो कहने का मतलब कि देखो अगर ये आपका लेसन कहने का मतलब कि यहीं समाप्त होता है कि ये जो अपना आज लेसन था कौन सा? वन्य समाज। कौन सा? यानी वन्य समाज और ये जो उपनिवेश था, ये लेसन आपका छोटा ही लेसन था जो हमने आज इसको यानी द एंड कर दिया। तो कहने का मतलब देखो इसमें जो क्वेश्चंस हैं यानी प्रश्न देखो कि उपनिवेशिक काल में वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया? झूम खेती करने वालों को क्या किया? उन पर प्रतिबंध लगा दिया। लगाया नहीं लगाया? घुमंत और चारावाह समुदायों को उन पर भी यानी आप यानी यहाँ से लकड़ी नहीं काट सकते, चारावाहों पर भी प्रतिबंध लगा दिया, अपने पशुओं को नहीं चरा सकते हो। लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को, बागान मालिकों को तो उन्होंने ज्यादा यानी एक एकाधिकार दे दिया था। शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को यानी क्या हुआ था? वो ज्यादा यानी जो बड़े शिकारी जैसे आपके बाघ हैं, हाथ यानी बाघ हुआ और दूसरे प्रकार के जैसे तेंदुए, उनका शिकार ज्यादा होने लगा। समझ गए? तो यानी ये क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो अगर इस चैप्टर को आपने हर एक इसके जो यानी पूरे के पूरे अगर आपने इसके लेक्चर यानी इसके पूरी की पूरी क्लासें ली हैं तो इन प्रश्नों को करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ओके। अगर बस्तर और जावा के उपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं? काफी समानताएं हैं। बस्तर यानी छत्तीसगढ़, ये किसका है? यानी बस्तर यानी आपका भारत का एक यानी आदिवासी लोग हैं यहाँ पर ज्यादातर। बस्तर छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के पास है। जावा सुमात्रा में है। ओके, इंडोनेशिया में है। वहां के उपनिवेशिक वन प्रबंध में क्या क्या समानताएं हैं जो हमने इस पाठ में चर्चा की है। बिल्कुल आपको ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सन 1800 यानी 80 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वन आच्छादित क्षेत्र यानी 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। पहले के यानी 10.86 करोड़ हेक्टेयर से घटकर यह क्षेत्र अब कितना रह गया? 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया। इस गिरावट में निम्नलिखित कारकों की भूमिका बताइए। रेलवे की, जहाज निर्माण की, कृषि विस्तार की, व्यावसायिक खेती की, चाय कॉफी के बागान, आदिवासी और किसान। ठीक है, बिल्कुल सब पे चर्चा की गई है। रेलवे के लिए स्लीपरों की आवश्यकता के लिए वनों को काटा गया। जहाज के निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है इसलिए लकड़ियों को काटा गया। कृषि का विस्तार करने के लिए जंगलों को साफ किया गया। व्यावसायिक खेती यानी जो खेती व्यवसाय को यानी उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराए उसके लिए भी यानी अधिक से अधिक यानी वनों का विनाश किया गया। चाय कॉफी के बागान लगाए गए। आदिवासी और किसानों की दुर्दशा हुई इसके अंदर। समझ गए? तो ये युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? क्योंकि युद्धों से काफी अधिक मात्रा में यानी सामग्री जो प्राप्त होती है। समझ गए? तो इसके बारे में आप यानी चर्चा कर सकते हो कि युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। तो ये अपने कुछ पाठों के जो प्रश्न है देखो बिल्कुल सरल सरल प्रश्न है, आप इनको आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहने का मतलब किस प्रकार से हमारा ये छोटा सा कहने का मतलब कि एक क्लास काफ़ी छोटी क्लास बनी है आज, क्योंकि एक अंतिम चैप्टर रह गया था। हम चाहते तो इसको पहले वाली क्लास में कर सकते थे, लेकिन ये कुछ एक अलग ही टॉपिक था इसलिए इसे आपको बताना पड़ा। तो कहने का मतलब कि इससे यानी हमारी जो ज्योग्राफी वाली बुक है, कौन सी? इस ज्योग्राफी वाली बुक है, उसमें हम कहने का मतलब कि उसमें हम ये आज वन्य समाज, कौन सा? ये वन्य समाज वाला लेसन समाप्त हो गया है। वह उपनिवेशवाद है।
ये लेसन आज की 1 यूनिट हमारी समाप्त हो गई है। इसके यानी इसमें कोई आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी वर्णों के बारे में इस चैप्टर में है क्या? इस चैप्टर में वर्णों का महत्व है, वर्णों का विनाश क्यों हुआ, घुमंतकर्षी इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा जो घुमंतकर्षी की जिन्होंने यानी सरकार ने ऐसे कौन कौन से कानून बनाए, ऐसे कौन कौन से वन्य कानून बनाए जिससे यानी जो वनों में रहने वाले कई प्रकार के आदिवासी लोगों के बारे में हमने पढ़ा, कई कबीले आदिवासियों के पढ़े इसके अंदर, उनके जीवन पर क्या असर पड़ा, इस चैप्टर में यही पढ़ा हमने। ठीक है, छोटा चैप्टर है, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग की समझ, अगर इसको अच्छे से समझ लोगे तो इसमें सब कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं, अपने मन से भी आप इसमें सब कुछ लिख के सकते हो। क्योंकि सामाजिक ऐसा यानी एसएसटी बोले तो एक ऐसा सामाजिक ऐसा विषय है जिसमें अगर आप अपनी प्रतिभा से, अपने दिमाग से अगर कुछ ही अलग लिखोगे, टैलेंट से, तो आपको अलग नंबर मिलते हैं, जरूर मिलते हैं, ये मैंने भी देखा है। तो कहने का मतलब इसमें आप अगर अच्छे से इस पाठ में अंदर ऐसी कोई हार्ड चीज़ नहीं है जो आपको यानी याद न हो, अच्छे से इसको अंदर ही अगर आप अच्छे से इसको समझ लिया हो, इस लेसन को, हर एक लेक्चर को, हर एक को, तो इसमें आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब हम कहने का मतलब एक नए चैप्टर के साथ, किसके साथ? एक नए चैप्टर के साथ, यानी एक नए दिन इसकी शुरुआत करेंगे। तो तब तक के लिए इस कोरोना काल में यानी इस समय कोरोना, सर्दी का असर, डबल अटैक, और अपना ध्यान रखिए अपने आप को इससे, कोरोना से। ठीक है, जब भी बहुत ही ज़रूरी हो तब ही घर से बाहर निकलें, वो निकलें तो पता है कि अभी कोई ढिलाई नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कल परसों कि अभी तक कोरोना की जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तो कोई किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरतनी है, आपको अपने को और अपने परिवार को बचाना है, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हर लेसन के आपको यानी PDF उपलब्ध हो जाएंगे, पूरे के पूरे नोट्स आपको यानी मिल जाएंगे। आप जैसे नोट्स बन जाएंगे PDF उसकी डाउनलोड कर दी जाएगी और आप उनको आराम से यानी लिख सकते हो। तो अब एक नए चैप्टर के साथ, एक नए अध्याय के साथ आपके सामने पेश होते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।